हेलो गाइस, वेलकम टू द AKPIS इंस्टीट्यूट। मैं हूं मितेश पवार। आज हम यूएस टैक्सेशन के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक हम एनरोल एजेंट एग्जाम के पार्ट 1 इंडिविजुअल टैक्सेशन के स्टडी यूनिट से पढ़ने वाले हैं। सेम टॉपिक आपका यूएस सीपीए में भी कवर है, यानी कि यूएस सीपीए वाले स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक 100% रिलेवेंट है और ये टॉपिक यूएस बेस्ड कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए भी रिलेवेंट है। अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम एक वीडियो में कवर ना करके हम एक सीरीज चला देंगे इस टॉपिक के ऊपर, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो आप इस सीरीज को, पूरी सीरीज को अगर आप देख लोगे तो आपका ये पूरा टॉपिक 100% कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो है इसका, जिसमें हम बहुत ही बेसिक सी चीजें यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। हम एकदम से टफ चीजें नहीं उठाएंगे और जितनी भी चीजें उठाएंगे उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, यानी कि आपको वो सारी सिंप्लीफाइड मैनर में प्रेजेंट किया जाएगा। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को एक बार देखने के बाद सेल्फ रिवीजन भी करिए। जब तक आप सेल्फ रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक पर आपका ग्रिप नहीं बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सैटरडे को होगा और संडे को। चलिए, तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन मतलब, तो इससे पहले हमें समझना होगा प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो एक लेमन लैंग्वेज में हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, उसका मीनिंग समझ रहे हैं। डिटेल में डेफिनेशन कवर करेंगे बाद में। तो प्रॉपर्टी मतलब जो भी आपने ऑन किया है, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपका एयर कंडीशनर हो गया, आपकी कार हो गई, है ना, आपका हाउस हो गया। ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टी होती है। जब इस प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो वहां पर उस टाइम पर आपको या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। तो उस गेन या लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, उस पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको कुछ अमाउंट रियलाइज्ड होगा। क्या होगा, कुछ अमाउंट रियलाइज्ड होगा। तो जैसे आपने करा सेल्स, क्या करी सेल्स आपने, एग्जाम्पल के लिए हम बिल्डिंग ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं, बिल्डिंग। आपके पास एक बिल्डिंग थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, आपने ये बिल्डिंग कितने में बाई करी थी। आपने ये बाई करी थी बिल्डिंग, सपोज दैट इसकी जो कॉस्ट है $10,000। कितनी कॉस्ट है, $10,000 इसकी कॉस्ट है। आपने परचेस करी थी। कब परचेस करी थी, डेट भी ले लेते हैं, 1 जनवरी 2015 को परचेस करी। ये बिल्डिंग आपने परचेस करी थी $10,000 में। जब हम बात करते हैं यूएस टैक्सेशन में, तो इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं। देखो, एक एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस कॉस्ट को बोला जाता है यहाँ पर कॉस्ट बेसिस बोला जाता है, या सिंपली इसको बेसिस के नाम से जानते हैं। तो इस बिल्डिंग का बेसिस कितना हुआ, वो बेसिस हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। बिल्डिंग का बेसिस, कॉस्ट बेसिस भी बोलते हैं या सिंपली बेसिस भी बोलते हैं। तो ये कितना है, $10,000। चलिए, आपने इस बिल्डिंग में कुछ इंप्रूवमेंट करवाया, ओवर द पीरियड क्या करवाया, आपने इंप्रूवमेंट करवाया। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2016 में आपने इस बिल्डिंग में एक फ्लोर और ऐड करवाया, यानी कि आपने कुछ कॉस्ट और इनकर्ड करी इसमें। फॉर एग्जाम्पल $5,000 आपने और इनकर्ड करा।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस $5,000 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि हमने क्या करा, जो भी कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या करा है हमने, इंप्रूवमेंट करवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया। हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो आपने ये क्या कराया, कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। और ये जो अब अमाउंट आया है इसे बोला जाता है एडजस्टेड बेसिस। क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टेड बेसिस। मतलब क्या हुआ, हमने बेसिस को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। और और क्या हो सकता है एडजस्टेड बेसिस में, डेप्रिसिएशन हो सकता है आपका, है ना। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है इस बिल्डिंग का एडजस्टेड बेसिस किस डे पर देखना है। जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस दिन आप देखोगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपको उस दिन गेन या लॉस फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अब कंसिडर कर लेते हैं डेट 1 जनवरी 2021, है ना। हम ये 1 जनवरी 2021 को क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2020 तक कितना इस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो वो भी इसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजस्टेड बेसिस का अमाउंट आ जाएगा। अभी भी ये एडजस्टेड बेसिस है, लेकिन हम फाइनल एडजस्टेड बेसिस निकाल लेते हैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो एक चीज हमने क्या करी, यहाँ पर ऐड करी, एक चीज हम यहाँ से लेस कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि आज की डेट तक इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 7,000 डेप्रिसिएशन आज तक लगा। कितना लगा, 7,000 का डेप्रिसिएशन लगा इस पे, ठीक। अभी मैंने ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हम, आपको एग्जांपल में दे दिया यहाँ पर 7,000 का डेप्रिसिएशन आज की डेट तक लगा हुआ है। तो इसका एडजस्टेड बेसिस कितना हो गया, 8,000 इसका एडजस्टेड बेसिस है, ठीक है। किस दिन है ये, 1 जनवरी 2021 को, यहाँ पर डेट लिखी है। अब इस दिन क्या कर रहे हो आप, इसको सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको सेल कर रहे हो। तो सेल्स वैल्यू कितनी है, इसकी सेल्स वैल्यू जो है वो है $12,000। $12,000 में आप ये बिल्डिंग सेल कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कम प्राइस लिया मैंने, है ना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो सेल्स प्राइस कितनी है, $12,000 की सेल्स प्राइस है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको कितना गेन या लॉस हुआ। अब इस 12,000 की जो प्राइस है इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट रियलाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाउंट रियलाइज्ड बोलते हैं। क्या इसमें सिर्फ कैश आएगा, क्या नहीं, अमाउंट रियलाइज्ड में क्या क्या आएगा वो भी डिस्कशन करेंगे, है ना। लेकिन एक छोटे से एग्जांपल के साथ में पहले समझ लेते हैं। अमाउंट रियलाइज्ड $12,000, इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे एडजस्टेड बेसिस। एडजस्टेड बेसिस हमने यहाँ से लेस कर दिया। कितना एडजस्टेड बेसिस है, देखो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, 8,000 इसका एडजस्टेड बेसिस है। तो 8,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो ये 4,000 इसको हम बोलते हैं गेन या लॉस, है ना। अभी इस केस में हमारा क्या आ रहा है, गेन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रियलाइज्ड गेन। रियलाइज्ड गेन बोलेंगे। देखो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एग्जांपल के साथ में आपको सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर करवाते जा रहा हूं। तो $4,000 का क्या हुआ, यहाँ पर रियलाइज्ड गेन हुआ। एक एक चीज समझते हैं आराम से। अभी हमने क्या समझा, एडजस्टेड बेसिस, तो देखो मैंने आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। एडजस्टेड बेसिस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमें क्या समझना होगा, हमें दो चीजें समझना होगी कि ये अमाउंट रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, और इस रियलाइज्ड गेन जो $4,000 का रियलाइज्ड गेन है इसमें से कितना टैक्सेबल होगा करंट पीरियड में,
कितना इसमें से एग्जम्प्ट हो सकता है और कितना इसमें से फ्यूचर पीरियड में टैक्सेबल होगा। यानी कि हम इस रियलाइज्ड गेन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। रियलाइज्ड गेन फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड गेन, सेकंड इज deferred गेन, थर्ड इज exempted गेन या excluded गेन। इसके मीनिंग भी यहां पर लिख देता हूं मैं। चलिए, रिकॉग्नाइज्ड गेन का मतलब क्या हुआ। रिकॉग्नाइज्ड, देखो हमें यहाँ पर 4000 का क्या हुआ है, रियलाइज्ड गेन हुआ, इतना गेन रियलाइज्ड हुआ। इसमें से रिकॉग्नाइज्ड गेन यानी कि करंट पीरियड में कितना टैक्सेबल है, टैक्सेबल इन करंट ईयर। तो करंट ईयर में कितना टैक्सेबल है उसको बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड गेन। डिफर्ड गेन का मतलब होता है टैक्सेबल इन द फ्यूचर ईयर, टैक्सेबल इन फ्यूचर ईयर। एक्सक्लूडेड गेन का मतलब होता है नेवर टैक्सेबल, यानी कि एग्जम्प्टेड गेन, नॉट टैक्सेबल। ना तो करंट पीरियड में टैक्सेबल होगा, ना ही फ्यूचर में टैक्सेबल होगा। तो इस टाइप से हमने क्या करा, कैटेगराइज कर दिया। अब ये टर्मिनोलॉजी बहुत बच्चों को दिक्कत देती है, क्यों? क्योंकि वो उसको समझते ही नहीं है ना। वो तो क्वेश्चन में देख लेते हैं रिकॉग्नाइज्ड गेन, वो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। रिकॉग्नाइज्ड गेन यानी कि कितना अमाउंट करंट पीरियड में टैक्सेबल होगा, कितना फ्यूचर में टैक्सेबल होगा और कितना टैक्सेबल नहीं होगा। तो क्या क्या कंडीशन है, अभी हम कंडीशन के ऊपर नहीं जा रहे, हमें अभी जनरल मीनिंग समझना है। अगर हमको ये समझ में आ गया ना, तो फिर हम डेप्थ नॉलेज इसका ले सकते हैं, डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट पर चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता समझ में आता है, ना ही एडवांस कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इसलिए आपको ये टॉपिक का रिवीजन 100% करके आना होगा, अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो आप बहुत छोटे से, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा, इन पर एग्जाम्पल ऑलरेडी कवर किए हुए, वो हम देखेंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर एक और चीज समझ रहे हैं, अमाउंट रियलाइज्ड, है ना। अभी तो हमने सिर्फ एक सेल ट्रांजेक्शन लिया था, बहुत सिंपल सा था। थोड़ा सा हम इसको और अंडरस्टैंड करते हैं, अमाउंट रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, अब हमें कस्टमर और सेलर का इमेजिनेशन करेंगे। हम सेलर है, हमने क्या करा, बिल्डिंग सेल करी। हमने बिल्डिंग सेल करी तो बायर ने हमें क्या बोला, देखो बायर हमें क्या बोल रहा है, बायर हमें बोल रहा है कि ये जो बिल्डिंग आपकी है उसकी वर्थ कितनी है, $12,000 है, ठीक है। मैं आपको $12,000 कैश में नहीं दे सकता, मैं आपको क्या दूंगा, तो क्या क्या दे सकता है। तो बायर ने हमें बोला कि मैं आपको कैश दूंगा, कितना दूंगा कैश, मैं कैश ओनली $4,000 का दूंगा। कितना दूंगा, ओनली $4,000 का कैश दूंगा। मैं बोला और क्या दोगे, बायर ने हमें बोला मैं आपको मेरे पास की कोई प्रॉपर्टी दे दूंगा। मैंने बोला कि उस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे। तो बायर ने हमें बोला कि आप एक काम करो, आपको कोई यूज हो तो वो आप यूज कर लेना, अदरवाइज आप उसको मार्केट में सेल कर देना। हमने बोला ठीक है। तो बायर के पास एक फर्नीचर था, क्या था, बायर के पास एक फर्नीचर था। तो बायर ने हमें फर्नीचर दे दिया। तो उस फर्नीचर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उस फर्नीचर की फेयर मार्केट वैल्यू है $3,000। कितनी है, $3,000। तो हमने यहाँ पर फेयर वैल्यू क्यों कंसिडर करी, देखो फेयर वैल्यू इसलिए कंसिडर करी, हो सकता है उस फर्नीचर की कॉस्ट 5,000
6000 हो, लेकिन हमने फेयर मार्केट वैल्यू क्यों कंसिडर करी? क्योंकि अगर इस फर्नीचर को हम मार्केट में ले जाएंगे तो मार्केट में कितने में सेल होगा? $3000 में सेल होगा, यानी कि हमें कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है? हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा है $3000 का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, हमने क्या कंसिडर करिए? फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करिए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर। हमने क्या लिया है यहाँ पर? कॉस्ट नहीं ली, हमने फेयर मार्केट वैल्यू ली है। चलो, हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अमाउंट रियलाइज्ड निकाल रहे हैं। ये भी लिख देता हूं यहाँ पर। अब इसके अलावा बायर ने हमें क्या बोला? बायर ने बोला ये तो हो गया 7000। बायर ने बोला कि एक काम करता हूं, अब अगर आपकी कोई लाइबिलिटी हो तो वो बता दो, मैं वो पे कर दूंगा, वो मैं पे कर दूंगा। हमने बोला ठीक है, हमारा एक क्रेडिटर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये जो बिल्डिंग है इस पर लोन चल रहा है। देखो कुछ भी हो सकता है, ये बिल्डिंग पे लोन हो सकता है, या इस बिल्डिंग पर प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, या हमारा कोई क्रेडिटर हो सकता है। तो अल्टीमेटली हम क्या बात कर रहे हैं? हमारी लाइबिलिटी कौन पे करेगा? बायर पे करेगा, है ना? तो बायर ने हमें क्या बोला कि हम आपकी लाइबिलिटी पे कर देंगे। हमने बोला बहुत बढ़िया बात है, आप मुझे कैश नहीं दे रहे हो तो आप मेरी लाइबिलिटी ले लो। तो बायर ने एक्सेप्ट कर ली मेरी लाइबिलिटी। तो इसे बोला जाता है लाइबिलिटी ऑफ सेलर एज्यूम्ड बाय बायर। बायर ने क्या कर ली? हमारी लाइबिलिटी एज्यूम्ड कर ली। देखो टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं उस पर ध्यान देना है, आराम से समझ रहे हैं हम। अल्टीमेटली क्या हुआ? हमारी लाइबिलिटी बायर ने एक्सेप्ट कर ली। कितनी लाइबिलिटी थी? हमने बोला देखो ये जो बिल्डिंग है ना, इस पर लोन चल रहा है, मॉर्गेज चल रहा है ना? हमने इस बिल्डिंग पर लोन लिया था। वो लोन कितने का चल रहा है? वो लोन चल रहा है अभी $5000 का। तो आप उस $5000 के लोन को पे कर देना। तो हम क्या बोल रहे हैं? हमारी लाइबिलिटी किसने एक्सेप्ट कर ली? बायर ने एक्सेप्ट कर ली, यानी कि ये 5000 हमें मिल गए ना, अब हमें पे नहीं करना पड़ेंगे। तो एक तरीके से ये हमें मिल ही गए ना। तो हमने क्या बोला कि इतना अमाउंट हमें रियलाइज हो गया। कितना हो गया यहाँ तक? टोटल 12000। ठीक। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर और ट्विस्ट लेके आता हूँ। जो बिल्डिंग पर लोन चल रहा था वो चल रहा था $8000 का। कितना चल रहा था? $8000 का। तो यहाँ पर देखा जाए तो $15000 हमें बायर दे रहा है। इनडायरेक्टली कितने दे रहा है? देखो कैश 4000 दे रहा है, और 3000 का फर्नीचर दे रहा है, और 8000 की हमारी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है। इट मींस हमारे पास कितना आ रहा है? हमारे पास $11000 आ रहा है, सॉरी $15000 आ रहा है। कितना टोटल हो रहा है? 15000। लेकिन बिल्डिंग की वर्थ तो 12000 थी। तो बायर क्या बोलेगा? बायर बोलेगा एक काम करो, मैं आपको ज्यादा क्यों दूं? हमारी एक लाइबिलिटी है, हमारी एक लाइबिलिटी वो आप पे कर देना। ये जो आप फर्नीचर ले रहे हो ना, ये फर्नीचर के ऊपर एक लोन चल रहा है। क्या चल रहा है? एक लोन चल रहा है, वो लोन आप पेड कर देना। हमने बोला चलो ठीक है, हम पेड कर देंगे। इस पर कितना लोन चल रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल इस पर जो लोन चल रहा है वो चल रहा है 2000 का। कितना चल रहा है? 2000 का लोन चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? लाइबिलिटी कौन एज्यूम कर रहा है यहाँ पर? लाइबिलिटी ऑफ बायर। लाइबिलिटी किसकी है? बायर की है। बायर एज्यूम्ड बाय सेलर। सेलर इसको एज्यूम्ड कर रहा है, यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है। सेलर बोल रहा है मैं पेड कर दूंगा, आपके ये फर्नीचर के ऊपर लोन चल रहा है वो मैं पेड कर दूंगा। कितना? 2000। तो ये अमाउंट क्या करेंगे? हम लेस करेंगे, है ना? क्या करेंगे? लेस, क्योंकि इतना अमाउंट हमें रिकवर नहीं होगा, हमारे पॉकेट से इतना जाएगा उल्टा $2000। चलिए, फिर भी यहाँ पर 14000 कितना हो रहा है टोटल? अगर देखा जाए टोटल हो रहा है 13000। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो लाइबिलिटी एक्सेप्ट करी है ना, बिल्डिंग पर लोन चल रहा था 7000 है, तो हमारा यहाँ पर मैच हो जाएगा फिगर, 12000 आ गया। तो जितनी वर्थ थी उतना वो अमाउंट हमें दे रहा है, कैश में ना देकर क्या दे रहा है? हमें फर्नीचर दे रहा है, हमारी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, हम भी उसकी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट रियलाइज्ड हो जाएगा। इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? अमाउंट रियलाइज्ड। अभी गेन रियलाइज्ड नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें से हमें एडजस्टेड बेसिस माइनस करना है ना, बिल्डिंग की कॉस्ट भी तो है, वो माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? गेन या लॉस निकल के आ जाएगा। चलिए, कभी कभी क्या होता है
जब आप ये प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करते हो तो प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन पर लीगल चार्जेस भी देना होते हैं। तो लीगल चार्जेस कौन दे रहा है? लीगल चार्जेस सेलर दे रहा है ना, यानी कि टैक्स पेयर दे रहा है। तो अगर वो लीगल चार्जेस दे रहा है, यानी कि कुछ सेलिंग के टाइम पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो हम सिंपल सा यहाँ पर बोल देते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कितना सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ? सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ $500। कितना हुआ? $500। तो हमें कितना अमाउंट रियलाइज हुआ? देखो, बायर से तो 12,000 हुआ है, लेकिन हमारा और खर्चा लग गया ना, कितना लग गया? $500 का। तो हम क्या बोल रहे हैं? हमें अमाउंट कितना रियलाइज हो रहा है? टोटलिटी में $11,500 हमें रियलाइज हो रहे हैं। चलिए, तो $11,500 हमें क्या हो गए? रियलाइज हो गए। हम क्या बोल रहे हैं इस अमाउंट को? अमाउंट रियलाइज। यही अमाउंट हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पर गेन और लॉस निकालने में। चलो, ये क्या थी? बिल्डिंग की वर्थ थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्डिंग की क्या थी? ये फेयर मार्केट वैल्यू थी या वर्थ थी। अमाउंट कितना रियलाइज हुआ? अमाउंट रियलाइज हुआ हमें 11,500, है ना? क्यों? यहाँ पर है ना, सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ गए। बायर से तो हमें कितना रियलाइज हो रहा है? 12,000 हो रहा है ना, लेकिन हमें और क्या पेड करना पड़ रहा है यहाँ पर? 11,500, सॉरी 500 हमें यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस भी पेड करना पड़ रहा है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको 100% क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? अमाउंट रियलाइज आ गया हमारे पास 11,500। एडजस्टेड बेसिस कितना है? 8,000 है। 3,500 हमारा गेन आ गया। ये गेन करंट पीरियड में टैक्सेबल हो सकता है, पूरा की पूरा हो सकता है। इसमें से कुछ पार्ट डिफर्ड हो सकता है, इसमें से कुछ पार्ट एग्जम्प्ट भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? ये एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्या क्वेश्चन हमसे ये सारी चीजें कैलकुलेट करवा रहा है? अगर कैलकुलेट करवाएगा तो हमें क्या देगा? इंफॉर्मेशन भी देगा। चलिए, एक बार मैं क्विक रिकेप कर देता हूं और फिर हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। इससे रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे उस एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि 3-4 एग्जाम्पल है वो आप देख लीजिए। पहले मैं इसको वापस से बता देता हूँ हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है। आपका प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन है तो उसमें कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें 5 चीज आएगी। कितनी आएगी? 5 चीज आएगी। बहुत कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ। बायर आपको क्या दे सकता है? आपको कैश दे सकता है या आपको कोई प्रॉपर्टी दे सकता है। तो आप क्या कंसिडर करोगे? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करोगे। बायर आपकी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये आपको अमाउंट आ रहा है। आपकी लाइव आप भी क्या कर सकते हो? बायर की लाइबिलिटी एज्यूम कर सकते हो। उस केस में आपका आपके पॉकेट से अमाउंट जाएगा, इसलिए देखो हमने क्या करा यहाँ पर? माइनस कर दिया। सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पॉकेट से जाएगा, यानी कि इस प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में आपको कितना अमाउंट रियलाइज हुआ? 11,500। यानी कि 11,500 आपके पास आए, आपके पास से बिल्डिंग जा रही है। उसका एडजस्टेड बेसिस कितना? उसका एडजस्टेड बेसिस है 8,000। कैसे फाइंड आउट किया एडजस्टेड बेसिस? देखो, ये बिल्डिंग आपने परचेज करी थी $10,000 में। इसमें आपने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया $5,000 का। इस पर आज की डेट तक 7,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो आपने वो माइनस कर दिया, तो आपका क्या निकल के आ गया? एडजस्टेड बेसिस आ गया। ये जो कॉस्ट बेसिस है कुछ नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया बिल्डिंग में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेशन में क्या बोल रहे हैं हम? इसको बेसिस भी बोलते हैं, कॉस्ट बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है। अब अगर ये कॉस्ट बेसिस में अगर कुछ एडजस्टमेंट कर दिया जाए तो जो अमाउंट निकल के आता है उसको बोलते हैं हम एडजस्टेड बेसिस बोलते हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। चलिए, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? यहाँ पर रियलाइज्ड गेन फाइंड आउट कर लिया। अमाउंट रियलाइज्ड में से हमने एडजस्टेड बेसिस माइनस कर लिया, तो क्या निकल के आ गया? रियलाइज्ड गेन निकल के आ गया। रियलाइज्ड गेन को हम फर्दरली डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें से कितना करंट पीरियड में टैक्सेबल होगा, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड गेन, कितना फ्यूचर ईयर में टैक्सेबल होगा, डेफर्ड गेन, यानी कि हमने डेफर्ड कर दिया, और एक होता है नॉट टैक्सेबल यानी कि एक्सक्लूडेड गेन, एग्जम्प्ट गेन। तो यहाँ तो हमने क्या कवर करा? यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन कवर कर लिया है। हम और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन के थ्रू वो क्लियर हो जाएंगे। मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप
रीडेबल हो जाए एग्जाम्पल। चलिए, एग्जाम्पल, X had bought a machine for the $1 lakh for 5 years ago. X ने क्या करा, एक मशीन बाय करी थी $1 लाख में आज से 5 साल पहले। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट टिल नाउ इज द 60,000। आज तक इस पर 60,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। इट मींस अगर एडजस्टेड बेसिस निकाले तो कितना निकलेगा, 1 लाख में से 60,000 चला गया तो 40,000 आपका एडजस्टेड बेसिस होगा। X sold it for X sold it to Y for cash 30,000। 30,000 में X ने ये सेल कर दिया, नहीं तो गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। यहां पर क्या बोल रहा है, X ने सोल्ड किया Y को फॉर कैश 30,000, यानी कि Y से क्या मिलेगा, X को 30,000 कैश मिलने वाला है। कैश कितना मिलने वाला है, 30,000 का कैश मिलने वाला है। हाईलाइट करते जाता हूँ पॉइंट को। और क्या मिलेगा, और फर्नीचर वर्थ 25,000, $25,000 का फर्नीचर भी मिलेगा। Also, there was mortgage outstanding on machine $5,000 and furniture 8,000, which is assumed by Y and X respectively। तो देखो यहाँ पर हम जो हम जो मशीनरी, सॉरी मशीन का केस है ना, मैं इसको बिल्डिंग पढ़ रहा हूँ। ये मशीन है हमारे पास, है ना, 5 साल पहले हमने बाई करी थी $1 लाख की। इस पर लोन चल रहा है, क्या चल रहा है, मॉर्गेज चल रहा है। कितना मॉर्गेज चल रहा है इस पर, मॉर्गेज आउटस्टैंडिंग ऑन द मशीन $5,000। मशीन पर कितना है, $5,000 है। जो हमें फर्नीचर मिल रहा है वाई से, उस पर भी लोन चल रहा है, कितना, 8,000। यानी कि अगर आप देखोगे हम मशीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो मशीन पर जो लाइबिलिटी है वो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बायर एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वाई एक्सेप्ट कर रहा है। हमें जो फर्नीचर मिल रहा है उस पर लोन चल रहा है, तो उस लाइबिलिटी को हम कौन एक्सेप्ट कर रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि बायर की लाइबिलिटी कितनी, 8,000, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी लाइबिलिटी 5,000, वो बायर एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए, और क्या हो रहा है यहाँ पर, X हैज टू पे ब्रोकरेज ऑन सेलिंग $1,000। $1,000 का क्या कर रहे हैं, ब्रोकरेज भी पे कर रहे हैं। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट रियलाइज्ड गेन। आपको रियलाइज्ड गेन फाइंड आउट करना है एंड रिकॉग्नाइज्ड गेन भी फाइंड आउट करना है। इफ 60% गेन इज टैक्सेबल इमीडिएटली, है ना, हम रियलाइज्ड गेन फाइंड आउट करेंगे और क्या करेंगे, उसमें से कितना करंट पीरियड में टैक्सेबल होगा, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड गेन कितना है, 60% है। And out of the balance 40% is taxable in the future and balance is exempt। और जो भी बैलेंस बचेगा उसमें से भी 40% टैक्सेबल कब होगा, फ्यूचर ईयर में, और रिमेनिंग यानी कि 60% कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कितना अमाउंट हमें रियलाइज्ड हो रहा है। फिर हम देखेंगे कॉस्ट बेसिस, देखेंगे उसको हम एडजस्ट करेंगे। चलो, तो हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, हमारे पास क्या है, फॉर्मेट बना हुआ है। एग्जाम्पल किसका है, मशीनरी का एग्जाम्पल है ये। चलिए, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर हमारे सामने फॉर्मेट बना हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कॉस्ट बेसिस निकाल लेते हैं। कॉस्ट बेसिस कितना है, तो इसका इनिशियल कॉस्ट कितना था, 1 लाख। कितना था, 1 लाख था। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ क्या कुछ, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो 0 ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन आज की डेट तक इस पर कितना लगा हुआ है, इस पर डेप्रिसिएशन 60,000 लगा हुआ है, तो माइनस कर देते हैं हम यहाँ से 60,000। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, एडजस्टेड बेसिस निकल के आ गया। चलिए, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में क्या कर लेते हैं, ये हमारी मशीन है, सबसे पहले तो लिख देते हैं मशीन, हटा देते हैं ना, इसका कोई काम नहीं है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, एडजस्टेड बेसिस फाइंड आउट कर लिया, कितना है 40,000, कितना है 40,000। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पर अमाउंट कितना रियलाइज हो रहा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, हम फिगर पुट आउट करते जाते हैं। कैश कितना मिल रहा है आपको इस ट्रांजेक्शन में, देखो कैश मिल रहा है आपको 30,000। कितना मिल रहा है, 30,000 का आपको कैश मिल रहा है, ठीक। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 30,000। और क्या मिल रहा है आपको, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। आपको क्या मिल रहा है, आपको फर्नीचर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फर्नीचर मिल रहा है। उसकी वर्थ कितनी है, $25,000 है। तो $25,000 का आपको क्या मिला, यहाँ पर फर्नीचर मिल गया, ठीक है। आपकी कोई लाइबिलिटी थी, वो किसने एज्यूम्ड कर ली, वाई ने, यानी कि बायर ने एज्यूम्ड कर ली। कितना, मशीन पर लाइबिलिटी चल रही थी, लोन चल रहा था $5,000 का,
तो हम यहाँ पर बोल देते हैं लाइबिलिटी ऑफ सेलर एज्यूम्ड बाय बायर, कितना, $5,000। तो ये अमाउंट हमें क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। लेकिन एक और चीज है यहाँ पर, हमें जो फर्नीचर मिल रहा है उस पर भी क्या चल रहा है, लोन चल रहा है। वो लोन कौन पे करने वाला है, हम पे करने वाले हैं, सेलर पे करने वाला है, यानी कि सेलर ये लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है। तो $8,000 की ये लाइबिलिटी है, कितनी है, $8,000 की लाइबिलिटी है। सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो रहे, कौन पे कर रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस एक्स पे कर रहा है। एक्स हैज टू पे ब्रोकरेज ऑन सेलिंग $1,000, तो $1,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो रहा है। तो हम यहाँ से ये माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, अमाउंट रियलाइज्ड निकल के आ रहा है, कितना, 51,000। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इस फॉर्मूले में, हमारा ये फॉर्मूला था, इसको मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ, है ना, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो 51,000 आपका क्या निकला, अमाउंट रियलाइज निकल गया, फॉर्मूला लगा दिया था मैंने, ऑटोमेटिकली यहाँ गया। तो आपका रियलाइज्ड गेन कितना आया, रियलाइज्ड गेन आया आपका 11,000। चलिए, अब इस रियलाइज्ड गेन में से, इस रियलाइज्ड गेन में से भी आपका करंट पीरियड में कितना टैक्सेबल है, फ्यूचर में कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जम्प्ट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अमाउंट टाइप करते जाते हैं। तो 11,000 का 60%, कितना, 11,000 का 60%, देखो, फाइंड आउट द रियलाइज्ड गेन, हमने रियलाइज्ड गेन फाइंड आउट कर लिया। रिकॉग्नाइज्ड गेन, इफ 60% गेन इज टैक्सेबल इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या हो जाता है, 60% टैक्सेबल हो जाता है। तो रियलाइज्ड गेन कितना है, 11,000, उसका 60% कितना हो जाएगा, उसका 60% हो जाएगा आपका 6,600। ये करंट पीरियड में टैक्सेबल होगा, इसे बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड गेन। क्या बोलते हैं हम इसको, रिकॉग्नाइज्ड गेन बोलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, एंड आउट ऑफ द बैलेंस। अब देखो, आउट ऑफ द बैलेंस का मतलब हो गया कि यहाँ पर 11,000 में से 11,000 आपका रियलाइज्ड गेन था, माइनस 6,600 ऊपर हमने क्या कर दिया, करंट पीरियड में टैक्सेबल बना दिया। तो बचा कितना, बचा आपका 4,400, है ना, ये बैलेंस है आपका, इसकी बात कर रहे हैं। इस बैलेंस का क्या करना है, इस बैलेंस का आपको अब, इस बैलेंस में से 4,400 में से कितना फ्यूचर में टैक्सेबल होगा ये बताना है, और कितना एक्सक्लूडेड होगा। तो इन्फॉर्मेशन दी है हमें, आउट ऑफ बैलेंस 40% इज टैक्सेबल इन द फ्यूचर। 40% क्या होगा, फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, यानी कि 4,400 का 40% फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, यानी कि 60% कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। 4,400 का 60% ये एक्सक्लूडेड गेन है, नॉट टैक्सेबल है। यानी कि हमने क्या करा, आप बैलेंस भी निकाल सकते हो, 4,400 में से 1,760 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2,640। अब इसको रिकंसाइल करते, क्या हमने सब कुछ करेक्ट निकाला क्या, देखो आपका रियलाइज्ड गेन कितना, 11,000। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड गेन, डेफर्ड गेन और एक्सक्लूडेड गेन, इन तीनों का टोटल भी 11,000 ही होना चाहिए ना, क्या 11,000 आ रहा है। आप देखो यहाँ पर एक्सेल में आपको सम दिख रहा होगा, यहाँ टोटल 11,000, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। वापस से प्रोसेस बता देता हूँ, हमने क्या करा, हमने कॉस्ट बेसिस को एडजस्ट करके एडजस्टेड बेसिस निकाल लिया, ठीक है ना। और क्या निकाला हमने, अमाउंट रियलाइज्ड निकाल ली, कैश कितना मिला, फर्नीचर किस वैल्यू का मिला हमें, लाइबिलिटी कितनी एज्यूम कर ली बायर ने, हमने भी कितनी लाइबिलिटी एज्यूम कर ली वो माइनस कर दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया। अगर ये सेलिंग एक्सपेंसेस अगर बायर ने पे किए होते तो हम यहाँ से एक्सक्लूड नहीं करते, है ना। तो इस केस में हमारा अमाउंट रियलाइज्ड आया है 51,000। तो 51,000 आपका अमाउंट रियलाइज्ड है, ठीक। उसमें से आप 40,000 क्या कर दोगे, एडजस्टेड बेसिस माइनस कर दोगे, तो आपके पास रियलाइज्ड गेन बचेगा कितना, 11,000 का रियलाइज्ड गेन बचेगा। अब इसमें से कितना टैक्सेबल है करंट पीरियड में, 6,600। फ्यूचर में कितना टैक्सेबल होगा, 1,760। और कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा वो कितना अमाउंट है, 2,640। इनकी टर्मिनोलॉजी क्या, इनको क्या बोलते हैं, जो करंट पीरियड में टैक्सेबल है उसको रिकॉग्नाइज्ड, जो फ्यूचर में है उसको डेफर्ड गेन, और जो कभी भी टैक्सेबल नहीं है उसको एग्जम्प्टेड गेन या एक्सक्लूडेड गेन बोलते हैं। चलिए,
तो यहाँ से आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, अमाउंट रियलाइज्ड पे मैच करते आते हैं। अमाउंट रियलाइज्ड 51,000, एडजस्टेड बेसिस कितना है, 40,000 का एडजस्टेड बेसिस है, ठीक है, हमने भी एडजस्टेड बेसिस 40,000 निकाल लिया है। रियलाइज्ड अगेन 11,000 हमारे भी आ रहा है। 6,600 करंट पीरियड में टैक्सेबल है, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड गेन। पोस्टपोन या फिर डेफर्ड गेन कितना है, 1760 पोस्टपोन या डेफर्ड गेन। एक्सक्लूडेड या एग्जम्प्ट कितना है, 2640। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो अमाउंट रियलाइज निकालने में आती है। बच्चे यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, है ना। सिंपल सा मीनिंग है, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको समझाया। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी आया तो आप एक बार वीडियो वापस से देख लीजिए, या फिर ये फर्दर मैं क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर, जिससे आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। मार्क्स सोल्ड अ बिल्डिंग फॉर द $1 lakh कैश प्लस प्रॉपर्टी विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 10,000। तो देखो मार्क्स ने क्या करा, मार्क्स ने यहाँ पे 1 लाख कैश लिए, बिल्डिंग सेल करी यहाँ पर, तो उसको 1 लाख कैश आया प्लस 10,000 का उसके पास क्या आया, एक प्रॉपर्टी आई है ना, प्रॉपर्टी विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ $10,000। तो हमें अमाउंट कितना रियलाइज हो रहा है, 1 लाख प्लस 10,000। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, सबसे पहले ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। व्हाट इज द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कि कितना अमाउंट रियलाइज्ड हो रहा है, बस यही निकालना है हमें। यहाँ पर रियलाइज्ड गेन नहीं निकालना, क्या निकालना है, ओनली रियलाइज्ड अमाउंट। तो देखो आगे जो डिटेलिंग है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। जैसे ही हैड परचेज द बिल्डिंग 5 years ago 85,000, ही मेड 30,000 वर्थ ऑफ इंप्रूवमेंट एंड डिडक्टेड 25,000 डेप्रिसिएशन। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूं, क्यों, क्योंकि ये आपके रियलाइज्ड गेन निकालने में काम आएगा, रियलाइज्ड अमाउंट निकालने में काम नहीं आएगा। द बायर एज्यूम्ड मार्क्स रियल एस्टेट टैक्स ऑफ 12,000 एंड मॉर्गेज 20,000 ऑन द बिल्डिंग। जो बायर है उसने क्या कर लिया, उसने स्टेट टैक्स लाइबिलिटी और मॉर्गेज यानी कि लोन एक्सेप्ट कर लिया, किसका, सेलर का, यानी कि मार्क्स का। मार्क्स के ऊपर लाइबिलिटी थी, दो लाइबिलिटी थी, एक स्टेट टैक्स उसको पे करना था 12,000 और लोन चल रहा था 20,000 का इस बिल्डिंग पे। तो ये कौन लाइबिलिटी पे करेगा, ये बायर पे कर देगा। तो हम क्या बोलेंगे, इतना अमाउंट हमें रियलाइज हो गया। चलिए हमारा फॉर्मेट बना हुआ है तो हम क्या करते हैं, फिगर पुट करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इस सेक्शन में, तो कैश कितना आया, कैश है $1 लाख, ठीक है। अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी है, 10,000। यहाँ पर फर्नीचर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्या मिल रही है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं प्रॉपर्टी $10,000 की प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है। लाइबिलिटी कितनी एज्यूम्ड कर रहा है बायर, 12,000 स्टेट टैक्स के, 20,000 मॉर्गेज के, यानी कि टोटल 32,000 की लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर। हम कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या, नहीं, तो जीरो। सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं क्या कुछ, इस क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ है क्या, नहीं, कुछ नहीं। हम क्या ले लेते हैं, जीरो इसको। तो अमाउंट कितना रियलाइज हुआ, 1,12,000, 1,42,000। हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, बी, 1,42,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने ऊपर देखा, लेकिन यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर क्या चेंजेस आया, व्हाट अमाउंट ऑफ द गेन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द सेल ऑफ द बिल्डिंग। हमें कितना गेन रिकॉग्नाइज्ड करना है, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन में एक और एड ऑन कर दिया इन्होंने, मार्क्स पेड सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500। क्या करा मार्क्स ने, 3,500 का एक्सपेंसेस भी पेड किया हुआ। तो अमाउंट रियलाइज तो हमारा निकला हुआ है, सेम क्वेश्चन है, हम क्या कर देते हैं यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। कितना सेलिंग एक्सपेंसेस है, 3,500। सेम क्वेश्चन है बाकी। तो आपका अमाउंट कितना रियलाइज हो रहा है,
1,38,500। देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इतना ही चेंजेस था। अब हम क्या निकालेंगे, एडजस्टेड बेसिस निकालना पड़ेगा हमें। हमें गेन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड बेसिस निकालना पड़ेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये हमारा रिजल्ट है। चलो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देता हूँ। और तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट रियलाइज हमने फाइंड आउट कर ली, हाँ हमने कर ली। मैं इसको हाईलाइट करते जाता हूँ, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजस्टेड बेसिस। तो एडजस्टेड बेसिस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका ओरिजिनल अमाउंट क्या था। ये बिल्डिंग हमने परचेज करी थी, कब परचेज करी थी, 5 साल पहले। परचेज द बिल्डिंग 5 year ago फॉर 85,000। 85,000 में परचेज करी थी, तो 85,000 इसका कॉस्ट बेसिस था। उसके बाद हमने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया था कि हाँ, ही मेड 30,000 वर्थ ऑफ इंप्रूवमेंट। हमने 30,000 इसमें इंप्रूवमेंट करवाया था। चलिए ऐड कर देते हैं इसको। एंड डिडक्टेड 25,000 फॉर डेप्रिसिएशन। इस पर डेप्रिसिएशन आज की डेट तक कितना लग चुका है, 25,000। तो 90,000 इसका क्या है, एडजस्टेड बेसिस। कितना है, 90,000 एडजस्टेड बेसिस है। 90,000 एडजस्टेड बेसिस हो गया। तो यहाँ पर रियलाइज्ड गेन कितना आ रहा है, रियलाइज्ड गेन आ रहा है 48,500। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, यही तक की पूछा था हमसे इस क्वेश्चन में, 48,500। डी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके अंडरस्टैंड किया है। 2 एग्जाम्पल और है, 2 मिनट और 4-5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगने वाले हैं। When Jake bought his motorcycle, he paid 500 cash and took over payment when the principal balance was the 5,000। ठीक है, जेक ने क्या करा था, मोटरसाइकिल बाई करी थी, तब उसने 500 कैश पे किया था और टुक ओवर पेमेंट। इस बाइक के ऊपर कोई लाइबिलिटी चल रही थी, $5,000 आउटस्टैंडिंग था, वो जेक ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि जेक के लिए ये मोटरसाइकिल कितने की पड़ी, 500 प्लस 5,000, 5,500। ठीक है ना। तो कॉस्ट कितनी मानेंगे हम इसकी, हम 5,500 इसकी कॉस्ट मानेंगे। ही एडेड एसेसरी दैट कॉस्ट $1,000 और उसने $1,000 का उसमें और इंप्रूवमेंट करवाया। तो हम यहाँ पर कॉस्ट बेसिस निकाल लेते हैं, कितना कॉस्ट बेसिस है, कॉस्ट बेसिस है 500 प्लस 5,000 प्लस इंप्रूवमेंट करवाया $1,000 का। तो अगर देखा जाए एडजस्टेड बेसिस कितना है, एडजस्टेड बेसिस 6,500 है ना। ही एडेड द, इसके बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 10 year लेटर अ कलेक्टर पेड जेक 8,000 फॉर मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के लिए कितना पे कर रहा है, 8,000 पे कर रहा है, यानी कि अमाउंट रियलाइज्ड कितना है, 8,000। जेक अप्लाइड द एंटायर 8,000 टू द $10,000 परचेज प्राइस ऑफ अ न्यू साइकिल। तो जेक ने क्या करा, अमाउंट रियलाइज्ड कितना हुआ जेक को, चलो पहले तो वो देखते हैं अमाउंट रियलाइज्ड कितना हुआ। जीरो, ये जीरो, जीरो, $8,000 उसको क्या मिले, अमाउंट रियलाइज्ड। तो हमारे लिए अमाउंट रियलाइज्ड कितना होगा, 8,000। कितना होगा, 8,000। हम यहाँ पर निकाल लेते, रियलाइज्ड गेन कितना हुआ, इस प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में कितना गेन हो रहा है। तो 6,500 का तो क्या है, एडजस्टेड बेसिस है। तो गेन कितना हुआ, रियलाइज्ड गेन हुआ यहाँ पर 1,500। कितना रियलाइज्ड गेन हो रहा है, 1,500 का रियलाइज्ड गेन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा क्या पूछ रहे हैं हमसे ये क्वेश्चन में, व्हाट आर द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस टू जेक ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। क्या टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो हमें ये ऑप्शन चूज करना है। तो अगर देखा जाए हमने कैलकुलेट कर लिया है, 1,500 हमारा क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। ठीक है ना, 1,500 गेन आ रहा है। ठीक, तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, जीरो टैक्सेबल गेन बिकॉज द साइकिल वाज द पर्सनल असेट्स। क्या 0% $0 टैक्सेबल है क्या, 2,500 टैक्सेबल गेन, 1,500 टैक्सेबल गेन और 1,500 गेन is not taxable basis in a new cycle is reduced to 8,500। फोर्थ ऑप्शन ये बोल रहा है कि आप इसको गेन कंसीडर मत करो, लेकिन जो आप नई मोटरसाइकिल परचेस कर रहे हो 10,000 की, उसमें से आप इस गेन को रिड्यूस कर दो। तो उसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी, नई साइकिल की, नई मोटरसाइकिल की आपकी जो कॉस्ट बन रही है वो 8,500 बन रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, करेक्ट आंसर इज द सी आंसर है ना। $1,500 क्या होगा, टैक्सेबल होगा। पहला वाला तो हो ही नहीं सकता कि पर्सनल असेट से तो गेन नहीं, टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा उस पर भी। सेकंड वाला होगा नहीं क्योंकि कितना है,
1500 गेन। डी वाला नहीं हो सकता, हमें जो असेट्स आ रही है, जो नई असेट्स परचेस कर रहे हैं, उस अमाउंट में से रिड्यूस नहीं करना है हमें, तो इसी पर क्या देना है, टैक्स देना है। चलिए, तो 1500 आपका आंसर हो जाएगा, टैक्सेबल गेन है करंट पीरियड में। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मिल्टन स्पेंट 70,000 फॉर अ बिल्डिंग that he used in his business. He made improvement at a cost of the 20,000 and deducted depreciation 10,000. देखो इसने क्या करा, बिल्डिंग परचेस करी 70,000 में, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करवाया 20,000 का, और डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। यानी कि यहाँ से हमारा एडजस्टेड बेसिस निकल के आ जाएगा। चलो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एडजस्टेड बेसिस को ही। तो कॉस्ट कितनी है, 70,000, कॉस्ट है 70,000, कॉस्ट बेसिस कितना है 70,000। इसने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया, इंप्रूवमेंट 20,000 का करवाया है। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 10,000 का, तो यहाँ से हम माइनस कर देते हैं 10,000। तो यहाँ पर देखा जाए तो एडजस्टेड बेसिस कितना आ जाएगा, 80,000। चलिए एडजस्टेड बेसिस निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर मैं फिगर भी पुट कर देता हूँ 80,000। हमें क्या निकालना है अब हमें रियलाइज्ड अमाउंट रियलाइज निकालना है। तो अमाउंट रियलाइज कितना हो रहा है, चलो देखते हैं। He sold the building for $1 lakh cash and received the property having the fair market value 20,000। कैश मिल रहा है 1 लाख, प्रॉपर्टी मिल रही है 20,000 की। The buyer assumed Milton's real estate tax 3,000 and mortgage 17,000 on the building. Selling expenses were 4,000. The gain on the sale is, हमसे क्या पूछ रहे हैं, कितना गेन है आपको बताना है, बहुत सिंपल सा है। तो अमाउंट कितना रियलाइज्ड हो रहा है, चलो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। $1 लाख तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, 20,000 की एक प्रॉपर्टी मिल रही है। हमारी जो लाइबिलिटी है वो एज्यूम्ड कर रहा है कौन, बायर। कितनी लाइबिलिटी है, दो लाइबिलिटी, एक तो 3,000 का स्टेट टैक्स है और मॉर्गेज है 17,000 का, यानी कि टोटल कितना है 20,000। 3,000 प्लस 17,000, तो टोटल 20,000 की लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है बायर हमारी। हम कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस है क्या कुछ, हाँ सेलिंग एक्सपेंसेस है $4,000 के। तो यहाँ पे 1,36,000 हमारा क्या गया, अमाउंट रियलाइज्ड। हमने ये फॉर्मूला पुट करके रखा हुआ है, इसलिए हमारे मेन फॉर्मूले में ये आ जाएगा। 136 हमारा अमाउंट रियलाइज्ड हुआ, 8,000 एडजस्टेड बेसिस हुआ, तो हमारा रियलाइज्ड गेन कितना हुआ, 56,000 रियलाइज्ड गेन हो गया। ठीक है, यही पूछा था हमसे। 56,000 इज योर करेक्ट आंसर। तो बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए, ये था हमारा एकदम बेसिक सी चीज थी हमने, लेकिन ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है बच्चों को। अगर देखा जाए मेजर पोर्शन इस टॉपिक का यही कवर करता है। कितना अमाउंट रियलाइज हुआ ये फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, एडजस्टेड बेसिस फाइंड आउट करने की में प्रॉब्लम आती है। अगर ये दोनों फाइंड आउट हो गए तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, गेन फाइंड आउट हो जाता है। यानी कि ये दोनों चीजें ही फाइंड आउट करना मेन है। अब हम फर्दर टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले, देखो अभी हमने यहाँ पर ये गेन शॉर्ट टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म गेन है ये डिस्कस नहीं किया। ये कैसे डिसाइड होता है, प्रॉपर्टी के होल्डिंग पीरियड के बेसिस पर डिसाइड होता है। अब इसमें से ये जो गेन है, इसमें से कितना हम ऑर्डिनरी इनकम मानेंगे, कितना कैपिटल गेन मानेंगे, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कितना इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम एंटायर प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यही एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।